बातचीत फंडामेंटल नज़रिए से आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ मृणाल सिंह, इनक्रेड एएमसी के सीआईओ एंड सीईओ जुड़ रहे हैं। मृणाल, गुड मॉर्निंग। 18 आवर स्वदेश पे स्वागत है। इस बार आपसे काफ़ी लंबे अवधि के बाद बातचीत हो रही है। आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे शायद। ये बताइए मृणाल, या हो सकता है अपना थॉट स्ट्रक्चर कर रहे हो, डीप डाइव कर रहे हो अपनी टीम के साथ रिसर्च पे। अच्छा ही है, काफ़ी कुछ है हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताएं मृणाल कि बाजार में 18 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छी खासी बेयर ग्रिप में है बाजार। अगर इंडिसेस के बियॉन्ड देखें हम, बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बियॉन्ड, तो वहाँ तो बढ़िया करेक्शन एक प्ले आउट हो गया 30-40% कई स्टॉक्स। ये आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव जोन में आ गए हैं? क्योंकि अगर बेंचमार्क से भी वैल्यूएशन देखें तो 10 ईयर एवरेज पे आ गए हैं हम इस करेक्टिव के बाद। क्या आप लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेंसिटर्स बैठे हैं वहाँ पे? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है अजय, एंड मेरे ख्याल से बहुत उपयुक्त है। हमारी उम्मीद में बाजार में सेक्टोरल डाइवर्जन बहुत ज़्यादा रहेगा रिटर्न्स का, क्योंकि फंडामेंटली बाजार में दो तीन लार्ज लैंडस्केप चेंज हुए हैं। ग्लोबल मैक्रो डिटोरिएट हुआ है, ग्लोबल कैपिटल विड्रॉ कर रही है इंटरेस्ट रेट की वजह से। सो बिजनेस जो ग्रोथ अर्निंग्स में डिलीवर करेंगे उनको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। भले ही वो एक ही सेक्टर में हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एक दो साल में। सो ये क्लासिकल स्टॉक पिकर्स मार्केट है। यहाँ पे एक पोर्शन ऑफ मार्केट है जो महंगा दिखता है और एक पोर्शन ऑफ मार्केट है जो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस भी दिखता है। मेरे ख्याल से सेक्टरल बात करना थोड़ा बेमानी है। स्टॉक इज मेरे ख्याल से एक बेटर डिस्कशन हो जाता है। तो जैसे भले बैंकिंग हो या लेंडिंग बिजनेस हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसे कहा जाता है, उसी में कुछ महंगे बिजनेस दिखते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखते हैं। जैसे हमें लगता है हाउसिंग मॉर्गेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही और भी सेक्टर्स हैं जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग प्राइसेस दिखते हैं बिजनेस के। स्मॉल कैप में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग प्राइसेस भी दिख जाते हैं। लार्ज कैप में भी सिलेक्टिव पोजीशंस अच्छी लगती हैं। सो ये एक क्लासिकल मार्केट है जहाँ पे आपको पेशेंटली रिस्क रिवॉर्ड और वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ देखना होगा और मार्केट रिवॉर्ड करेगा उसको। सो ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है, ऐसे मैक्रो 2010 2011 के फेज में भी हमने देखा ही है। तो ये एक तरह से मेरे मेरे ख्याल से इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। चलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं मृणाल, जहाँ पे काफ़ी टेलविंड है। अगर फंडामेंटल्स को देखें, क्या वहाँ पे लेना चाहिए? कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। आज ऐसे बाजार में भी L&T, त्रिवेणी टर्बाइन, थर्मैक्स, SKF, ढेर सारे ऐसे कैपिटल गुड्स एंड रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस बाजार में। आपने क्या रिसर्च की है इस स्पेस में? आप भी क्या ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में कैपिटल गुड्स? बहुत क्लियर है। अगर आप एफडीआई का ट्रेंड देखेंगे और पिछला 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग साइड में एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली वो इकलौती स्पेस है जहाँ पे एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। पीएलआई का इफेक्ट है, चाइना प्लस वन का इफेक्ट है। और पहली चीज कोई भी कारखाना डालने से पहले व्यापारी करता है वो मशीन ऑर्डर करता है। इस बीच में अप्रूवल्स और प्लांट साइट को रेडी करते हैं और जब मशीन आती है तो उसको कमीशन करते हैं। तो हम एक पहला फेज देख रहे हैं जिसको मैं कहूंगा एक लॉन्ग ड्रॉन रनवे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रहेगा। सो कैपिटल गुड्स ऑर्डरिंग ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप आरबीआई डेटा देखें तो द कैपिटल गुड्स इंपोर्ट एक स्क्रॉचिंग पेस पे ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपोर्ट डेटा देखें तो आईटी के बाद, आईटी हमारा $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है, कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट $100 बिलियन प्लस है। सो कैपिटल गुड्स ट्रेड ह्यूज है, बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, और ये कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब ये कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आएगी तो प्रोडक्शन आएगा, ग्रोथ आएगी, जॉब्स आएंगे। ये एक बहुत ही उम्दा साइन है। और कैपिटल गुड्स मेरे ख्याल से कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स बहुत पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दिखाएगा। हो सकता है मार्केट उसको जल्दी प्राइस इन कर ले, बट फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स मे बी मोर, मेरे ख्याल से केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ विल कंटिन्यू टू सरप्राइज पॉजिटिवली। ये होता रहेगा मेरे ख्याल से, और कैप गुड्स इज अ स्टार्ट।
राइट मृणाल, गुड मॉर्निंग, गुड टू कनेक्ट विथ यू। कई सारे ट्रिगर्स है जैसे वॉच आउट करना, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आने वाले दिनों के लिए ये भी है कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। पिछले अर्निंग सीजन से लेकर अब तक के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नई अर्निंग सीजन से क्या उम्मीदें लगाई जाएं? क्या मैनेजमेंट कमेंट्री होगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस बार वॉच आउट करना, या फिर मार्जिन और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर डोमेस्टिक बिजनेस साइकिल्स कैसे दिख रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए? क्लियरली जो रिजल्ट सीजन पीछे गया है उसकी अगर हम ब्रॉडर कॉमन पॉइंट्स निकालें मैनेजमेंट कमेंट्री में, स्टेपल्स हों, कंज्यूमर्स हों, या फाइनेंशियल्स हों, या अदर ब्रॉडर सेक्टर जो पूरी इकोनॉमी को टच करते हैं, मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी जो कि पिछला 2-3 साल से काफी ड्रैग कर रही थी ओवरऑल ग्रोथ को, बॉटम आउट हो गई है। क्लियर साइंस हैं कि अब रूरल यहाँ से पिक करेगी, और हम वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ मॉनसून इन कपल ऑफ मंथ्स। सो सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से रूरल इकोनॉमी एक काफी अच्छा सरप्राइज दे सकती है। जब मार्च के बाद का रिजल्ट सीजन में कमेंट्री आएगी तो उधर और कंफर्मेशन आएगा। हमने ये भी देखा है कि रन अप टू जनरल इलेक्शन रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है। यूनियन बजट में जो केपेक्स है का बजटिंग है वो पिछला 2 साल में 5.5 लाख करोड़ से 10.5 लाख करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 साल में। और जनरली गवर्नमेंट क्योंकि कोई उत्पादन क्षमता बढ़ाने में केपेक्स नहीं करती है, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, पब्लिक इंफ्रा वो भी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्ज बेनिफिट जनरली रूरल एरियाज में या नॉन अर्बन एरियाज में जाता है, बिकॉज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी का डोमेन हो जाता है। सो रूरल की तरफ काफी इन्वेस्टमेंट जा रहा है। क्रॉप प्राइजेस एंड क्रॉप प्रोडक्शन अगर अच्छा रहा, मॉनसून अगर ठीक रहा, तो मेरे ख्याल से रूरल में काफी संभावना है कि बहुत अच्छा सरप्राइज आ सकता है सेकेंड हाफ में। और इसके अलावा रूरल फेसिंग बिजनेसेस के जो प्राइसेस हैं, रिस्क रिवॉर्ड है, वैल्यूएशन है, काफी अपीलिंग है। मेरे ख्याल से इट मेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंस टू बी इन रूरल। क्लियरली हम अपकमिंग रिजल्ट सीजन में मार्च एंड के बाद जैसे 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 कंपनीज रिजल्ट दिखाएंगी, हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। भले ही वो ऑटो के लिए हो, भले ही वो फाइनेंशियल्स के लिए हो, भले ही वो स्टेपल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए हो। क्लियरली ये एक फोकस एरिया है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए। ठीक है मृणाल जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो ग्लोबल लिंकेज वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल हो गया, आईटी और फार्मा को भी उस लिस्ट में आप जोड़ ही दीजिए, वहाँ पर कन्विक्शन आ नहीं पा रहा और लगातार हम कमजोरी भी देख रहे हैं, वोलेटिलिटी देख रहे हैं। और जब मेटल के लोग हम बातचीत कर रहे हैं तमाम एक्सपर्ट से, तो व्यू निकल के ये आ रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सेक्टर ठीक नहीं है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर हम इन तीनों सेक्टर की बात करें तो अभी किसी को कुछ व्यू बनाना हो तो आपके हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सो ये तीनों सेक्टर्स में मेरे ख्याल से मैं हेल्थ केयर शब्द यूज करूंगा फार्मा की बजाय, क्योंकि हेल्थ केयर में 5 साल के बनिस्पत आज फार्मा के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे डायग्नोस्टिक्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, इंश्योरेंस हुए, जनरल इंश्योरेंस। सो एक्स फार्मा जो हेल्थ केयर बिजनेसेस हैं उनमें काफी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन प्राइसेस हैं, और वो लार्जली डोमेस्टिक ओरिएंटेड हैं। तो मैं जैसे कहूंगा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हुए, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हुए, क्योंकि वो पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं, फीड इन करते हैं फार्मा कंपनीज के डोजेज और फॉर्मुलेशन को। सो वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, और क्लियरली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाजमी है। रिस्क रिवॉर्ड एंड ग्रोथ आउटलुक बहुत बेटर है। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस रहेगा आईटी की तरफ। आईटी कंपनीज का क्वालिटी ऑफ फंडिंग बहुत ही सुपीरियर है, कैश जनरेशन जो है उन एज एंड व्हेन जब यूएस में स्टेबिलिटी आएगी तो मेरे ख्याल से आईटी वुड बी अ गुड प्ले ऑन दैट साइड, कि हम आईटी के थ्रू यूएस ग्रोथ को या यूएस स्लो डाउन बोथ को एड्रेस कर सकते हैं। एंड रिस्क रिवॉर्ड एट सम पॉइंट फेवरेबल हो जाएगा तो उधर भी एलोकेशन बढ़ाना पड़ता है सिलेक्टिवली। मेटल थोड़ा वॉलेटाइल है, बहुत जियोपॉलिटिकली इन्फेस्टेड है, यूक्रेन वॉर हो या चाइना रिलेटेड इश्यूज हो। सो वो वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा हम जब तक हमें सर्टेनिटी नहीं आती थोड़ा सा हम दूर रहेंगे। ये हमारी पर्सनल फंड हाउस लेवल की प्रेफरेंस है, बट हेल्थ केयर प्लस आईटी वुड बी फोकस फॉर आवर इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल सेक्टर्स। राइट मृणाल, मैं आईटी पे एक और बार आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि एक तो मिड कैप आईटी वैरायटी है आपका केपीआईटी, परसिस्टेंट, एलटी माइंट्री, ये वाला एक वैरायटी है जहाँ पे ग्रोथ इतना बड़ा इशू नहीं है, भले ही वैल्यूएशन एक टाइम पे हो गए होंगे बट ग्रोथ इशू नहीं है। दूसरी में जो बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, उनका ग्रोथ कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है, मतलब जिस पे वो हमेशा प्रीमियम डिजर्व करते थे। इनफैक्ट खबर तो ये भी है कि टीसीएस में जो ये बड़ा एग्जिट हमने देखा वो इसीलिए था कि शायद उनके नंबर्स ग्रोथ को लेके उतने अच्छे नहीं आ पाए।
तो ग्रोथ को आप दोनों पॉकेट्स में कहाँ देख रहे हैं, और क्या आप मिड कैप आईटी बेट करेंगे हाई ग्रोथ के लिए? सो क्लियरली मिड कैप आईटी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप आईटी से थोड़ा सा बेटर दिखेगा बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द बेस। लार्ज कैप आईटी का बेस बहुत बड़ा है। लार्ज कंपनीज 10-10 बिलियन डॉलर रेवेन्यू प्लस पे हैं। वहाँ छोटी कंपनीज वैरायटी ऑफ साइजेज में मिलती हैं, तो क्लियरली वहाँ पे ग्रोथ बेटर दिखेगा। बट ओवरऑल डिमांड लैंडस्केप में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है बिकॉज जो कंज्यूमर है इनके सर्विसेज के, लार्जर प्रोडक्ट कंपनीज हुए या लार्जर कंज्यूमर कंपनीज हुए, जो लार्जर बीएफएसआई कंपनीज हुए, बैंक इज बहुत बड़ा सेगमेंट है यूएस बैंकिंग इनके कस्टमर सेट का। मेरे ख्याल से वो एक थोड़ा सा असमंजस में है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं प्रेस में है, एसवीबी हो या और बैंक्स रिलेटेड हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी वहां बिफोर हम एक आईटी पे एक ओवरवेट पोजीशन बनाने की कोशिश करें। लेकिन इन द मीनवाइल मिड कैप आईटी यस selectively obviously can offer higher growth rates than large cap IT. There is no doubt about it. नाल बाजार में इतनी ज़्यादा उठापटक दिख चुकी है कि अब उन स्पेसेस पर नज़र डालनी चाहिए जो कि इस वक्त सेंटिमेंट्स को देखते हुए परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव कन्वेक्शन दिखा सकते हैं। अब क्रूड ही देख लीजिए, एनर्जी पैक में जो लगातार गिरावट नज़र आ रही है, ब्रेंट क्रूड 72-73 के आसपास। क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज पर क्या आपकी नज़र है? लाइक्स ऑफ सीमेंट, पेंट, इन तमाम स्टॉक्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, क्रूड का गिरना ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज क्रूड हमारे लिए एक इम्पोर्टेड आइटम है और इन्फ्लेशन इंपोर्ट करता है क्रूड का बढ़ना। सो क्रूड का गिरना ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट कुछ डायरेक्ट बिजनेसेस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरीज रहते हैं। सारे कंज्यूमर बिजनेसेस, सारे केमिकल बिजनेसेस, सारे पेंट बिजनेसेस, ये लार्जली क्रूड डेरिवेटिव रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो क्लियरली कंज्यूमर बिजनेसेस को इसका फायदा है, पेंट्स को तो डायरेक्ट फायदा है। इसके अलावा ये क्रूड का गिरना और अगर उसके वजह से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस नीचे आएंगे तो हाउस होल्ड इनकम पे भी उसका इफेक्ट आता है, ओवरऑल कंजम्पशन पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो मैं कहूंगा कि क्रूड के डायरेक्ट प्लेज हैं, एपीआईज हैं, केमिकल मेकर्स हैं, बट इन जनरल क्रूड का नीचे आना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट उसका फ्लिप साइड ये भी है, क्रूड का नीचे आना एक ये भी रिफ्लेक्शन है कि शायद ग्लोबल डिमांड नीचे आ रही है। सो वो भी देखना पड़ता है बिकॉज क्रूड ब्रॉडली जनरली वीक होना एक ग्लोबल स्लोडाउन को रिफ्लेक्ट करता है, बट हमारी इकोनॉमी के लिए क्लियरली बेनिफिशियल है। चाहे वो डिस्पोजेबल इनकम हो जो कंजम्पशन पे शो करेगा, वो कंज्यूमर स्टेपल्स, पेंट्स, केमिकल्स, एपीआई, सब पे उसका क्लियर बेनिफिट आता है। एक और स्पेस है जिस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगा, वो है इंश्योरेंस का। करीब करीब 2 साल के आसपास के अंडर परफॉर्मेंस थी। लास्ट ईयर हमने देखा कि नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हमने देखी, लेकिन इस साल फिर से हालत वही है और हम देख रहे हैं कि ऊपर से अगर हम वाईटीडी के रिटर्न्स की बात करें तो 15, 18, 20% तक ये शेयर नीचे आ गए हैं। इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी सेंसिटिव स्पेस से इसे दूर रहने में ही भलाई है? सो देखिए, बजट में कुछ प्रपोजल थे जो इंश्योरेंस कंपनीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स थोड़ा सा, इन्वेस्टर्स थोड़ा सा उसकी वजह से पीछे हट गए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा चीजों को स्टेबलाइज होना होगा। इसके अलावा और बहुत सेक्टर हैं जहाँ पे इंटरेस्टिंग प्राइजेस, रिस्क रिवॉर्ड और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी क्लियर है। सो प्रेफरेंस वहाँ क्लियरली रहेगी। हाउसिंग मॉर्गेज फाइनेंशियल्स में बेस्ट लगता है बिकॉज वो रनवे बहुत लंबा है, वो कंसोलिडेटेड है स्पेस। इवन टेलीकॉम एक अच्छा स्पेस है। तो इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा हमारी उम्मीद। ओके मृणाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे